तो बिल्डर्स और बैंकों की सांठगांठ का मामला अब खुलकर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबवेंशन स्कीम में धोखाधड़ी की जांच कर रही सीबीआई को अहम सबूत मिले हैं और अब बैंक और बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की इजाजत भी सीबीआई को दे दी है। आखिर क्या है सबवेंशन स्कीम धोखाधड़ी का पूरा मामला? कैसे बैंक और बिल्डर मिलकर पहुंचाते थे होम बायर्स को चोट? और सिर्फ सबवेंशन स्कीम नहीं, आजकल भी जो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, क्या उसमें बिल्डर और बैंक की किसी तरह की मिली भगत होती है? क्या बैंक्स और बिल्डर मिलकर किसी तरह से जो होम बायर है उनके हितों की अनदेखी करते हैं? नए नए तरीके भी इजाद हो गए होंगे, उनकी भी पड़ताल करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स संग करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बैंक और बिल्डर्स मिलकर कैसे होम बायर्स के हितों और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके कुछ अहम सुराग सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। बैंक और बिल्डर्स के बीच की साठगांठ उजागर होते ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई को 6 और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। दरअसल सबवेंशन स्कीम को बैसाखी बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले बैंक अधिकारी और बिल्डर्स पर पहले ही 22 मामले दर्ज हैं और अब फिर सुप्रीम कोर्ट का बैंक और बिल्डर्स के नेक्सस पर चाबुक चला है। दरअसल क्या दिल्ली एनसीआर, क्या मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता, यहाँ तक कि बैंकों बिल्डरों की मिलीभगत का ये गंदा खेल मोहाली और प्रयागराज तक देखने को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है सबवेंशन स्कीम, तो चलिए आपको आसान तरीके से इसे भी समझाते हैं। दरअसल सबवेंशन योजना रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदार, बिल्डर और बैंक के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। इसमें घर खरीदार डाउन पेमेंट करता है और बिल्डर तय अवधि के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान करता है, जिससे खरीदार को संपत्ति मिलने तक ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये घर खरीदार के लिए बड़ी राहत होती है, क्योंकि घर का कब्जा मिलने तक उन्हें ब्याज नहीं देना होता। तो ये था सबवेंशन स्कीम का पूरा गणित। तो चलिए ये भी समझते हैं कि कैसे बैंकों और बिल्डरों ने मिलकर इस स्कीम का दुरुपयोग किया। बैंकों की ओर से सबवेंशन स्कीम के तहत स्वीकृत लोन सीधे बिल्डरों के खातों में भेजी जाती है, जिन्हें घर खरीदारों को फ्लैट सौंपने तक ईएमआई का भुगतान करना होता है। जब बिल्डर ईएमआई का भुगतान करने में चूकने लगे तो बैंकों ने घर खरीदारों से ईएमआई की मांग की। मामले में दाल में काला देखते हुए कुछ घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1200 से अधिक घर खरीदारों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिन्होंने एनसीआर के विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में सबवेंशन योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे। कोर्ट ने मामले में अनियमितता और खामियां देखी और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका कोर्ट को थी। जांच में बैंक और बिल्डर्स की मिलीभगत सामने आई और मामले में नए 6 अतिरिक्त एफआईआर के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी राम रेड्डी जी, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेड्डी सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। पहले से ही 22 मामले अतिरिक्त हैं और 6 मामले अब और दर्ज करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। कैसे सर, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि होम बायर्स पर दोहरी मार नहीं पड़ रही है और उसके अलावा जो बिल्डर्स हैं वो वित्तीय अनुशासन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें और इस तरह एक आम होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो? Yeah, first I welcome the decision of Supreme Court, क्योंकि होम बायर्स ऑलवेज दे शुड बी सिक्योर्ड। जो भी खरीदार होता है उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर होना चाहिए। सो सम डेवलपर्स अक्रॉस द कंट्री, मे बी वेरी फ्रैक्शन ऑफ डेवलपर्स, आई डोंट से मेनी आर डूइंग दैट, वो जो काम किया है डेफिनेटली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो as per my understanding, this also is a very very old case, but अभी रेरा आने के बाद में ऐसा चीज नहीं होता है। But every developer whatever the money collect करता है वो रेरा अकाउंट में जमा करता है। 70% will that amount goes to the रेरा account, only 30% रेरा builder can use the money. So इस मामले में whichever the project registered under रेरा, the home buyer will be safe. जो भी हुआ, as per my knowledge, it is a old cases,
एंड दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाटएवर हैज हैपेंड, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है. वी आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल दैट, बट एटलीस्ट नाउ ऐसा सुप्रीम कोर्ट जैसा आई मीन कानून से जो आई मीन शिक्षा मिलना चाहिए. मतलब रेड्डी सर, अभी क्या स्थिति है? अभी आजकल क्या सबवेंशन स्कीम के तहत होम बायर्स को अट्रैक्ट किया जाता है या बिल्डर्स इससे आगे बढ़ गए हैं? अभी टू माय नॉलेज very hardly anybody, to my knowledge hardly anyone does that. And today home buyer is always feel secure, barring one or two cases across the country. Otherwise today home buyer who is purchasing from the registered developers, RERA registered developers, अभी भी जो धोखा हो रहा है इधर भी some of the places, even हैदराबाद में कुछ हुआ है जो प्री लॉन्च स्कीम में खरीद के I mean where the RERA registration न हुआ, and the builder and even purchaser also greed से वो बहुत कम दाम में मिलता बोल के खरीद के थोड़ा people are facing problems. Otherwise real developers, I mean जो भी reputed developers, no one is doing this now. सर, मैं इससे पहले आशुतोष जी के पास जाऊं, रेड्डी सर मुझे ये बताइए कि बैंक की भूमिका क्या होती है? बैंक, अगर मुझे एक नया फ्लैट लेना है और मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि साहब मैंने फलां प्रोजेक्ट में फ्लैट देखा है, और कई बार तो बिल्डर्स बाकायदा बैंक्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर कि भाई यहाँ एक तरह से अगर वहाँ पर किसी बैंक का लोन अप्रूव्ड हो सकता है तो डेवलपर्स ऐसे दिखाते हैं कि साहब हमारा प्रोजेक्ट फलाना बैंक द्वारा अप्रूव्ड है, जबकि वहाँ पर लोन अप्रूव्ड है, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं होता. बट इस तरह का, तो इसमें क्या बैंक की भूमिका क्या होती है? क्या बैंक जाकर खुद चेक करते हैं, डेवलपर से बात करते हैं, अपना क्या ड्यू डिलिजेंस देते हैं या नहीं देते? बैंक की भूमिका क्या होती है सर? Yes. So जब भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आफ्टर गेटिंग ऑल द परमिशंस इंक्लूडिंग रेरा आने के बाद में वी अप्रोच द बैंक, और इवन बैंक्स आल्सो अप्रोच द डेवलपर्स. वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑल द ड्यू डिलिजेंसेस, जो भी है उसका मतलब इन डिटेल जाके डेवलप वो प्रॉपर्टी लीगली परफेक्ट है बोल के विथ 2-3 even banks also today they are not trusting one advocate. They are giving to multiple advocates also. I'm talking about the reputed banks. And they get the due diligence karke, this project legally is entitled to give a either with the project loan or home loan. Then we developers always talk about this, our project is approved by these banks. So many banks have been approved our project to take a loan bolke. Then the purchaser approaches whichever the bank is, I mean उनको जो सुविधा है, somebody already उनका अकाउंट जो बैंक में रहता है, that bank they will approach. So approach होने के बाद में after the taking the credibility of the purchaser, उनका भी जो भी I mean credibility, उनका eligibility पूरा देख के वो हिसाब से उनको लोन सैंक्शन करता है. Then progressively, I mean all the developers हम क्या करते, वो agreement में लिखता है. अभी पहले some we take some token advance, then 10% में agreement करते, बाद में प्रोग्रेसिव पेमेंट्स का हिसाब से अपन वी ऑलरेडी एग्रीमेंट में पूरा लिखता है. दिस अ ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट, तो बैंक, परचेजर एंड डेवलपर. सो एग्रीमेंट में ऑल द क्लॉजेस विल बी रिटन. सो प्रोजेक्ट कब हैंड ओवर होगा, अगर नहीं हैंड ओवर हो तो क्या देने का है, एंड लोन डिस्बर्समेंट का भी फेजेस रहता है. फाउंडेशन के इतना, स्लैब होने के बाद इतना, सो मेनी स्लैब्स होने के बाद भी इतना, देन फिनिशिंग होने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट we developer will raise an invoice to the banker will release the payment to developer. But this seems to be a very rosy picture, very good picture, very goody things. But अगर ऐसा होता सर, तो फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद, यहाँ पर जो बैंकों और बिल्डरों के बीच में प्राइमा फेसी नेक्सस पाया गया, कोल्यूशन पाया गया है, वहाँ क्या गड़बड़ हुई? जी, I think these things what you are talking about is way back. आज का नहीं है मेरे ख्याल से. These are all what happened long time back. So that is how the RERA. ठीक है सर. So you insist that ये पुरानी चीजें हैं, आप बिल्डर्स इस तरह की बातें नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं. मैं आऊंगा सर आपके पास. आशुतोष जी, ये पूरा का पूरा केस क्या बताता है? जो बीत गई सो बात गई वाला ही मामला है, जो जिन लोगों ने पुराने पाप किए हैं उनको अब सुप्रीम कोर्ट CBI के जरिए कानूनी शिकंजे में डालना चाहता है, या संभावनाएं हैं कि आज भी डेवलपर्स इस तरह से एक आम होम बायर को
ठगेंगे? देखिए, ये जो स्कीम जो इन्होंने लाया है ना, हम्म, ये स्कीम इन्होंने बेसिकली होम बायर्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए बिल्डर्स ने लाया कि भाई आप हमारे यहाँ पे फ्लैट खरीदो, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और आप बैंक से लोन जो है आपको जो देगा बैंक, उसका जो है ईएमआई हम भरेंगे जब तक हम आपको पोजीशन ना दे दें। और बहुत सारे जो होम बायर्स हैं इस झांसे में आते हुए कि चलो जब तक हमें फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक हमें ईएमआई नहीं भरना है और हमें उसके बाद ही मिलना है, उसके बाद हम या तो रेंट पे लगा देंगे या हम जहां अभी रेंट पे रहते हैं वहां से शिफ्ट होकर के वहां चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो ये कंस्ट्रक्शन है हमें कुछ उसमें भरना नहीं पड़ेगा। और ऐसे स्कीम में के झांसे में आकर के ऐसे बहुत सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने फ्लैट्स बुक किया और उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे स्कीम्स थे जो कंस्ट्रक्शन के जो बिल्डर्स के जो जिनको बैंक ने डायरेक्टली जो है हजारों हजारों करोड़ के लोन दिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और बाद में जो है जब बिल्डर ने डिफॉल्ट किया लोन का जो रीपेमेंट बैंक को, तो बैंक ने जो है सीधा जो होम बायर है जो फ्लैट ओनर है जिन्होंने बुक किया था उसके पास बैंक गया कि आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आपके नाम से लोन लिया गया है। और यहाँ पे जो है सारा किस्सा जो है शुरू होता है क्योंकि उसको तो ना फ्लैट मिला, ना तो उसको कोई प्रॉपर्टी मिली, ना उसका कोई पोजीशन मिला और उसके ऊपर जो है होम लोन जो है वो लद गया उसके ऊपर बिना किसी भी प्रॉपर्टी के। और यहाँ से जो है लगभग 1200 ऐसे होम बायर्स ने अपना अलग अलग एसोसिएशन बना करके सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट केसेस फाइल हुए, जिसमें पहला केस जो है हिमांशु सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें सारे केसेस बाद में जुड़ते चले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो 29 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को जो है अपॉइंट किया था मिस्टर जैन को और उनकी रिपोर्ट जो है मंगाई थी। और उस रिपोर्ट के आधार पे जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं इसमें बैंक्स का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है बहुत सारे बैंक्स का कुछ जो स्कीम्स हैं उसके अंदर, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको जो है सीबीआई को कि आप इसको भी आप इन्वेस्टिगेशन के स्कैनर में लीजिए और इसमें आपको लगता है तो आप एफआईआर कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसके कारण है सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय पे क्यों पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसका वायलेशन है। आरबीआई कहती है कि जो जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से जो है बैंक को जो है लोन देना है बिल्डर को, जबकि बहुत सारे मामले में अभी तक प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ या कंस्ट्रक्शन का जो है कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और बैंक ने पूरा का पूरा जो है लोन ट्रांसफर कर दिया बिल्डर को। और उसके बाद जो है बिल्डर उसको मिसयूज भी किया है बहुत सारे केसेस में, उसमें जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए हैं जहां उसके कहीं लोन हो दूसरे प्रोजेक्ट में किसी बैंक में वहां पैसा ट्रांसफर हो गया, या जो है बिल्डर ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें पैसा जो है ट्रांसफर हो गया। मैं नहीं कह रहा कि सारे बिल्डर्स, जो कुछ बिल्डर्स जिसके ऊपर ये इशू आया है जिसके ऊपर केसेस फाइल हुए हैं, मैं स्पेसिफिकली उन्हीं बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जेन्युइन बिल्डर्स हैं जो टाइम पे अपना काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और जो है पोजीशन भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो डिफॉल्टर्स जिनके ऊपर जो केसेस फाइल हुए हैं ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और उसी क्रम में अगर आप देखें तो बहुत सारे मामले दूसरे भी आए हैं जहां पर होम बायर्स ने ऐसा कोई कंसेंट ही नहीं दिया है कि बैंक जो है ठीक। डायरेक्ट बिल्डर को लोन दे दे। हम्म, और बहुत सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए हैं कुछ कुछ मामलों में जहां पर होम बायर का सिग्नेचर फोर्ज करके बैंक को बोला गया कि आप डायरेक्ट जो है बिल्डर को पे करने के लिए जो है होम बायर का कंसेंट है, जबकि ऐसा कोई कंसेंट नहीं था। ये बहुत ये जगह ये पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आज भी होता है। रेड्डी सर, इस पर आप डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज भी फोर्स डॉक्यूमेंट्स, फेक टाइटल डीड्स, इम्पर्सोनेशन फॉर्ड्स जिसका भी आशुतोष जी ने जिक्र किया, मल्टीपल सेल्स, डुप्लीकेट अलॉटमेंट्स, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग स्कैम, हम देखते हैं कि हो रहा है। छोटा है, बड़ा है, बड़े बिल्डर ने किया, छोटे बिल्डर ने किया, डजंट मैटर, बट ये हो रहा है, ये इकोसिस्टम में अभी भी है। इससे कैसे पार पाएंगे सर? दीपक जी, these things हमेशा किधर तो भी somewhere कुछ होता है। It's not that I mean हमारा सिस्टम इतना I mean अभी भी what I mean to say तो punishment होना ना it should be very strong. So people are duping the I mean customers, not only in developers, many other cases. अभी चिट फंड का देखिए, I mean there are many other cases. वो भी फॉल्स में जाके I mean लोग भी
I mean, I'm sometimes I feel pity about the home buyers also. They go, वे क्या करता है जो कम, I mean, they don't even see the market price क्या है, अभी देखता भी नहीं है। जाके this fellow is giving a very low price में देता है, उधर 5-6 हजार में बेचता है, this fellow is going to give it 3,000 rupees। कैसे दे रहा है बोल के भी देखता भी नहीं, जैसे अरे कम में दे रहा है ले लेंगे, वैसा करके उनका पूरा जो भी I mean हार्ड एंड मनी जाके उनको दे देता है। दैट फेलो पूरा ये पैसा लेके when he really starts the work, कंस्ट्रक्शन कास्ट पड़ता है, जो पैसा उन्होंने लिया वो उसमें नहीं होता है। he thinks that आधा इसमें सेल करेगा, आधा अच्छा रेट में सेल करेगा, तब ठीक है। सेल नहीं होता है, तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट बीच में हो जाता है, देन होम बायर विल सफर। सो देयर आर पीपल इवन दैट, सो इसीलिए रेरा आया है। माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी व्यूअर्स है सबको मैं बता रहा हूँ, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करिए। एंड वो जब भी आपका इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो डेवलपर कौन है, कैसे है, उसका थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा जान के, उसका लीगल वेरिफिकेशन करके योर मनी जितना जैसे सेफ रहता बोल के सोच के इन्वेस्ट करिए। दैट इज ओनली मीन होम बायर हैज टू बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल। वो चीट कर रहा है, आई मीन वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी देम टू चीट। So why but is he only able to- but sir, कैसे, how can only home buyers be always vigilant and careful? वो तो अब इस केस में हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, पेटिशनर भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे यही बात चल रही है उपाध्याय जी, एक तो रेड्डी साहब कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, रेड्डी साहब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई के, जी राम रेड्डी साहब, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। तो रेड्डी साहब का ये कहना है उपाध्याय जी कि ये मामले पुराने हैं, सबवेंशन अब ज़्यादातर डेवलपर्स इस्तेमाल नहीं करते। तो उपाध्याय जी, क्या ये बात जो बीत गई सो बात गई है, पुराने जो पाप के घड़े भर गए उनको सज़ा होगी, अब मान लें कि अब इनके बाद अब जो प्रेजेंट इकोसिस्टम हमारा रियल स्टेट का वो बिल्कुल पाक साफ है? देखिए, अगर कोई समस्या अपने यहाँ है दीपक जी, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या यह यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, केवल भारत की प्रॉब्लम। हमने कभी सुना नहीं कि सिंगापुर में जो बिल्डर है ऐसे फ्रॉड करते हैं जितना भारत में फ्रॉड कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना कि आपके थाईलैंड में बिल्डर इतना फ्रॉड करते हैं जितना भारत में कर रहे हैं। हमने यूएस के बारे में बहुत रिसर्च किया, हमको तो वहां बिल्डर फ्रॉड करते हुए नजर नहीं आए। तो दुनिया के और बहुत सारे ऐसे देश हैं, इवन दुबई में देख लीजिए आप। दुबई में मैंने नहीं सुना कि हाँ वहां बिल्डर ने, दुबई में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मल्टी 100 टावर्स बन रहे हैं, वहां पे बड़ी बल्क लेवल पे बन रहे हैं, वहां मैंने नहीं सुना। जब तक आपका पनिशमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूं, आप सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट डिक्लेयर करिए, जिसकी वजह से भारत में, जैसे उदाहरण के लिए, भारत में हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं जमीन विवाद में, और जमीन विवाद को हम आज भी सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। इसलिए लोग दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, बाद में मार पिटाई होती है, लड़ाई होती है, और फिर खून खराबा होता है, हत्या हो जाती है। जब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप क्रिमिनल एक्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे, जो ये धोखा दिया जा रहा है इसको क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये बिल्डर जो जानबूझ के इस तरीके का धोखा दे रहे हैं, उनको जब क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर आप कोड नहीं बनाएंगे, एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर कोड नहीं बनाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। बट सर गवर्नमेंट का इंटेंशन तो कुछ और लगता है उपाध्याय जी। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम हर सेक्टर को डीक्रिमिनलाइज करेंगे, हम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करेंगे, हम कंप्लायंसेस का जो बर्डन है वो लगातार कम करेंगे और तमाम प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करेंगे, ताकि आर्थिक उन्नति में ये तमाम सेक्टर्स जो हैं उलझे न रहें, कानूनी पचड़ों में आगे बढ़ें। तो फिर कैसे उम्मीद करें? सरकार बिल्कुल सरकार सही कह रही है, जब डूइंग बिजनेस होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके मन में जब तक भय नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। और एक इसमें कंपटीशन है। एक बिल्डर सोच रहा है कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट से 100 करोड़ कमा लिया, तो दूसरा सोच रहा है अरे इसने 100 करोड़ कमाया तो मैं तो 150 करोड़ कमाऊंगा, फिर तीसरा सोच रहा है मैं तो 200 करोड़ कमाऊंगा, और फिर इसमें भी कंपटीशन है। अच्छा, उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमको भी कुछ नहीं होगा। जब तक पनिशमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, जमीन के मामलों को, कॉन्ट्रैक्ट के मामलों को स्ट्रिंजेंट इस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, सरकार क्या कह रही है मुझे नहीं पता, सरकार की क्या मंशा है मुझे नहीं पता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए,
लोगों को आराम से काम करने का मौका मिलना चाहिए, इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जिसका इंटेंशन ही गड़बड़ है, जो ऐसी स्कीम ला रहा है जिसका पहले से प्लान है कि स्कीम लाना है और मुझे 200 करोड़ लेके चंपत होना है, उसके लिए तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं दीपक जी, अगर आप चाहें तो अपने टीम को बोलिए, एक बार वो अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। जैसे हमारे देश में शारदा स्कैम हुआ, चिट फंड स्कैम हुआ, ऐसे दुनिया भर के स्कैम होते रहते हैं। ऐसे एक थाईलैंड में हुआ था, एक चिट फंड स्कैम हुआ था, 1,41,000 साल की सजा हुई उसको। 1,00,000 वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के मन में एक फियर क्रिएट करने के लिए 1,41,000 साल सजा हुई है। दुनिया के कई देशों में ऐसे चीटिंग के केसेस में, फ्रॉड के केसेस में, धोखाधड़ी के केसेस में, बायर को चीट करने के चक्कर में, ये जो चिट फंड कंपनी ला के इसको करने के चक्कर में, डबल ट्रिपल करने का ऑफर देने के चक्कर में हजार साल सजा हुई है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। और ये दो वाक्य, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, हर फील्ड पे लागू होता है, चाहे वो बिल्डर बायर का एरिया हो, चाहे बैंकिंग एरिया हो, चाहे हाउसिंग एरिया हो, चाहे नॉर्मल एरिया हो। सच्चाई यही है, जिन देशों में स्ट्रिंजेंट कानून है, कानून का खौफ है, फटाफट सजा होती है, 3 महीने 6 महीने के अंदर उसका डिसीजन होता है। जहां पे एक बिल्डर चार्टर है, जहां एजेंट का एक चार्टर बना हुआ है, आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको तगड़ी उस पर सजा होगी, वहां है। हमारे दुर्भाग्यवश, हमारा चाहे वो रेरा कानून है या और भी जितने भी, जैसे हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कानून तो बन गया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा, जो कंज्यूमर को चीट करना चाह रहा है, उसके लिए 10-20 साल सजा का कोई कानून नहीं है। हमारे पास रेरा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कानून है कि लोगों को जो है फेयर डील मिले, सब कुछ है। लेकिन वो रेरा कहते नहीं, वो टीथलेस है। उसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहां पे रेरा के प्रोविजंस को तोड़ने पे बिल्डर के मन में खौफ हो। जब तक खौफ नहीं होगा तब तो दिक्कत रहेगी। मैं दिल्ली एनसीआर की बात बता रहा हूं, यहां तो 2-4 केस, अभी लेटेस्ट केस जेपी वाला मेरे पास आया हुआ है, मैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। ये जो बैंकिंग फ्रॉड वाला केस है, उसमें करीब बड़ी मात्रा में जो है ये बायर हमारे पास भी है। इसके पहले आम्रपाली प्रोजेक्ट में मैं था वहां पे, और वैसे भी एक मेरा अलग से मेरी पीआईएल चल रही है कि देश में 1 नेशन 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, 1 नेशन 1 एजेंट बायर, वो मेरी अलग से चल रही है। तो मैं तो देख रहा हूँ, बिल्डर के मन में कोई खौफ ही नहीं है, कोई खौफ नहीं। मैं आऊंगा क्योंकि रेड्डी साहब ने अभी बोला कि भाई आम लोगों से भी उन्होंने अपील की कि भाई रेरा रजिस्टर्ड। अब रेरा का सर आप बताइए कि रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिलेज हैं, जो इनएक्शन है, वो तो सब जानते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसी साल मार्च में कहा था कि रेरा निहायती निराशाजनक है। कितने सारे अभी भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, अनइवन स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिलेड जो कंप्लेंट रेजोल्यूशंस हैं, और अभी भी जितनी जटिलताएं हैं इन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, वो हम सब जानते हैं सर। तो ये कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं कि रेरा जिन उद्देश्यों के लिए बना था, संभवतः उस पर वो खरा नहीं उतर पाया है। तो फिर ऐसे में क्या आस रह जाएगी रेड्डी साहब? पहला आई जस्ट वांटेड टू टेल, अभी जो developers who are cheated, many people, they all went to jail. Criminal case नहीं बोल के नहीं है। You अभी जो भी नाम्स बताया, सब लोग all went to the jail. No developer wants to go into the jail. There are many reasons. I'm not defending here the developers. There are many cases for failure of the project. Somebody, yes, definitely they wanted to cheat. जैसा आपने बताया 100 करोड़ जो कमा रहा, मैं 150 करोड़ कमा रहा, वैसे सब लोग नहीं है। Yes, there are people who are making that they are already being punished. ऐसा नहीं है उसको punishment नहीं हुआ है। So कौन भी इतना अच्छा जिंदगी जी के जेल में जाके कौन बोल के कौन रहता है? So that is one this thing for my side. रेरा आने के बाद में जैसा पहले होता था वैसा नहीं हो रहा है। Yes, there is an improvement has to be done in the रेरा। रेड्डी साहब देखिए, जहां पर तो स्पष्ट कहा, रेड्डी सर प्लीज जस्ट वन क्वेश्चन सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डेवलपर्स गड़बड़ कर रहे हैं वो जेल जाएंगे। अब देखिए, गड़बड़ियों का भी जो दिखती हैं, वो एक तो भाई प्रत्यक्ष गड़बड़ियां दिखती हैं जो इस केसेस में दिखे, कोर्ट में आप जाइए चले जाइए। अब कुछ ग्रे एरिया की गड़बड़ियां, वो तो सर कभी पता चलती नहीं है। एक आम कंज्यूमर को, होम बायर को कभी पता चलेगी नहीं
कि डेवलपर्स ने लोन राशि जो ली है उनको दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट किया या नहीं किया, ये तो कभी पता चलेगा ही नहीं। उसका उसने निजी उपयोग में उसने डाइवर्ट कर दिया या नहीं किया। प्रोजेक्ट अटका हुआ है, डेवलपर जो है अपने निजी फायदों के लिए अपना काम कर रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये तो कभी पता चल ही नहीं पाएंगी सर। नहीं, my this thing again I'm telling you, so RERA before RERA, post RERA, there is a big change. Please accept that. But even now also RERA कानून में yes, there is a further improvement has to be taken. Recently अपना मिनिस्टर भी सबको बुला के आई थिंक ये अपना साहब भी आया होगा उधर, और सब डेवलपर्स को एसोसिएशन को बुला के हाउ टू इम्प्रूव फर्दर। सो रेरा का इसमें कैसे कानून अभी नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेरा पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल आप you're right, रेरा के आने से चीजें हुई हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए आए थे अब तक अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स नहीं बन पाए हैं, जिनकी वजह से पूरे सारे सब जगह नहीं बन पाए, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। उपाध्याय साहब कुछ जोड़ रहे हैं, मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगा। उपाध्याय साहब, प्रैक्टिकल चीज समझना चाहता हूं, रेरा के आने के बाद क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ? क्या जो एग्रीमेंट बनने लगा है उस एग्रीमेंट में ये क्लॉज आ गया कि भाई अगर चेक बाउंस होगा तो 12% लगेगा, तो अगर बिल्डर लेट करेगा तो उसको भी 12% लगेगा? क्या वो प्रोविजन आ गया? क्या रेरा के आने के बाद जो एग्रीमेंट बन रहा है उसमेम कहीं लिखा हुआ है कि जो कॉलम होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें सरिया कितनी होगी, उसमें सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो M25 होगी, M30 होगी? क्या वो लिखा जा रहा है? क्या रेरा के आने के बाद जो सीपेज हो रहा था, लीकेज हो रहा था, जो लिफ्ट फंस रही थी, वो लिफ्टें फंसना बंद हुई? क्या हमारा प्रैक्टिकल, हम तो एक बायर के, हम तो एक मतलब एक सामान्य व्यक्ति के रूप समझना, हम एकेडमिक डिबेट नहीं करना चाह रहे उस क्वालिटी में। और जहां तक रेड्डी साहब ने कहा कि लोग जेल गए, और जेल रेरा के वायलेशन में नहीं गए, वो जेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन में नहीं गए, वो जेल गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, वो जेल गए हैं बेनामी ट्रांजैक्शन में, वो जेल गए हैं ब्लैक मनी में, वो जेल इसलिए गए हैं कि उनके यहाँ 50 करोड़ 20 करोड़ कैश पकड़ा गया है। तो वो जो जेल गए हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या मनी लॉन्ड्रिंग या बेनामी या ब्लैक मनी में गए, न कि रेरा के वायलेशन में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन में। रेरा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है जो आदमी को 10-5 साल के लिए जेल भेजने की, उसके अंदर कोई क्लास नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, राम रेड्डी साहब को पता हो तो बता दें कि कौन सा क्लास है रेरा को जिसमें आदमी वो 5 साल के लिए जेल में भेज सकते हैं अगर रेरा का वायलेशन करे तो। यस, रेरा का कानून में है अप टू 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट कैन बी पेनलाइज्ड, और इवन जेल भी भेज सकता है। रेरा कानून में है, इट्स नॉट इम्प्लीमेंट हुआ नहीं बोल के नहीं पता। रेरा कानून नहीं कितने दिन नहीं मैं सुनिए, मैं आप बोल के और एक आई जस्ट वांटेड टू मेक ए क्लैरिफिकेशन। जो भी अभी लीकेज बोल रहा है वो लीकेज का भी है अपना, इसमें रेरा में 5 years डेवलपर हैज टू मेंटेन है, वो भी है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट M25 M20, उतना डिटेल में नहीं जा सकता जी। दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग, होम बायर आल्सो शुड बी केयरफुल अबाउट चूजिंग द डेवलपर। उन्होंने कौन है, कैसे, उनका थोड़ा भी, आई मीन यू शुड डू सम रिसर्च एंड यू आर पुटिंग योर हार्ड एंड मनी इनटू दैट। वो हिसाब से गए तो थोड़ा, आई थिंक इट्स नॉट दैट आई एम नॉट पुटिंग द ब्लेम ऑन द परचेजर और डेवलपर हियर, बट एवरीवन शुड बी ट्रांसपेरेंट। सो यस, इतना बड़ा देश में आपने जब बताया सिंगापुर में नहीं होता, न्यूयॉर्क में नहीं। मैं आपको बताता हूँ अगर किसी बिल्डर ने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया शीशम का दरवाजा दूंगा, जिंदल की स्टील की पाइप लगा दूंगा, राठी का सरिया लगा, XYZ उसने ब्रांड दे दिया और वो सारे लोकल माल लगा देता है, आप मुझे बताइए किस क्लास के अंतर्गत उसको सजा होगी? अगर वो सारे नकली माल लगा दे। Today is like this, everything is, once the developer whatever promised, if he is not giving, your authority to complain। नहीं सजा, आप मुझे बताइए ना, कंप्लेन कर सकता है। अरे सर कंप्लेन करे कि आजकल इतना सोशल मीडिया ऐसा है, आई मीन पीपल आर अफ्रेड, इवन डेवलपर भी उन्हें सब देखता है। एक सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया, पीपल नेवर वांट ए डेवलपर। अगेन नहीं, वो उनका सीधा सवाल राम रेड्डी सर ये है, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही नहीं एग्रीमेंट में लिखा, हाँ, जो उसने एग्रीमेंट में लिखा कि ये सरिया होगी, ये सीमेंट होगी, ये रेशियो होगा, ये स्टील होगा, ये शीशम होगा, जो कुछ लिखा, अगर वो नकली माल लगा रहा है तो मुझे बताइए किससे कंप्लेन करे और किस कानून के अंतर्गत करे और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है, आप बताइए। ओके, आई टेल यू, व्हाटएवर एग्रीमेंट में लिखा है, अगर डेवलपर नहीं दिए तो
he has a right to complain to RERA. और रेरा क्या कर देगा उसमें? RERA will take the action. They can. नहीं, अरे किस क्लास में सर क्या कर पाए? रेरा FIR करा सकता है? You have violated. When the quality is not good, they have a right to, I mean, punish the developer if it is आज proved. तक कभी हुआ सर? नहीं, but आज तक punish. हुआ? मैं let me give you one example, Reddy sir. Let me give you one example, Reddy sir. आपने कहा कि भाई जो प्रॉमिस किया था अगर डेवलपर ने वो नहीं, अब ठीक है मान लिया, रेरा के सेक्शन 12 में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या जो मुआवजा, जो अगर विज्ञापन में प्रोजेक्ट की डिटेल्स गलत दी गई हैं और वो नहीं होता है, बट उसमें करेगा क्या सर? रेरा के पास अब सिर्फ मुआवजा मांग लेगा, हल्का सा एक फाइन लगा देगा। अभी हरियाणा रेरा ने एक प्रोजेक्ट था, उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया सर। अब ये छोटे छोटे जुर्माने से क्या होगा सर? ये तो डेटरेंट का काम भी नहीं करेंगे ना। इसी का तो फायदा उठाते हैं कि पीनट्स है साहब, आपका जुर्माना जो है पीनट्स है बिल्डर्स के लिए। तो वैसा नहीं, आई मीन दीपक जी, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड, ऐसा है तो डेवलपर दूसरा प्रोजेक्ट कर सकता है क्या? उन्होंने कैन यू डू नेक्स्ट प्रोजेक्ट? वैसे जितना चीटिंग किए तो सर एक होम बायर के लिए, एक होम बायर जो फंस गया सर, उसकी हार्ड एंड मनी फंस गई। मैं वही बता रहा हूँ, दूसरे मैं वही बता रहा हूँ। मैं देयर आर केसेस सर, मेरे लिए तो मेरा फ्लैट फंस गया, मतलब मेरी जिंदगी फंस गई। अब उस बिल्डर को अगला प्रोजेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मतलब सर? मेरा पैसा तो गया ना सर। नहीं, I was in live one of this thing, one customer आके she was crying, I mean अमृपालिका केस में long time back, but I also felt very bad about it. It's not good for even developer also. जो भी developer ऐसा करता है वो भी ठीक नहीं है, गलत है, 100% गलत है। ठीक है सर, आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बहुत देर से आशुतोष जी का रिएक्शन नहीं लिया। आशुतोष जी प्लीज गो अहेड। आशुतोष, मैं दीपक जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, सरिया और जो सीपेज, ये तो बात की बात है। जो मेन मुद्दे की बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो है बैंक, कि बैंक जो है ऐसे प्रोजेक्ट में जो कभी बनी ही नहीं है उसमें कैसे लोगों ने जो होम बायर्स के नाम पे लोन जो है डिसबर्स किया जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पे तो आप सोचिए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो फ्लैट ही नहीं है जो उसको मिला, और जो खरीदने वाला है वो लोन भर रहा है, सालों साल लोन भर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, जो कभी तैयार हुआ ही नहीं, जो कभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, कभी शुरू भी नहीं हुआ, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो लोन दिया जा रहा है और बाद में जब बिल्डर इसको डिफॉल्ट कर रहा है सबवेंशन स्कीम में, और जो होम बायर्स हैं जिनको कभी पोजीशन नहीं मिला प्रॉपर्टी का, वो जो है लोन रीपे कर रहा है अपने हार्ड एंड मनी से, वो हर रोज मेहनत कर रहा है। नहीं, गुड पॉइंट सर आशुतोष जी, गुड पॉइंट। वाकई में थोड़ा हम लोग भी नहीं, बात आपने सही कही, थोड़ा हम लोग भी विषयांतर हो गए थे, हम लोग बिल्डर और बायर पे चले गए थे, लेकिन आपने सही कहा कि मुद्दा तो बैंक का भी है। अश्विनी जी, वक्त की कमी है, लेकिन जरा बताइए कि बैंक जो हमारा, और खासतौर से हमारे सर जो PSUs हैं, हम उनसे तो ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कम से कम इतना ड्यू डिलिजेंस दें। अच्छा ठीक है, आपने जमीन देखी, उसका ड्यू डिलिजेंस दे दिया, हाँ जी टाइटल क्लियर है, फलाना ठीक है, ये बिल्डर का बैकग्राउंड ठीक है, कम से कम बैंक आके देखे ना कि प्रोजेक्ट डिलीवरी की बात की क्या स्थितियां हैं। जिसके नाम पर बड़े बड़े बोर्ड टांग कर डेवलपर जो चले जाते हैं कि फलाना बैंक से अप्रूव्ड, फलाना बैंक से अप्रूव्ड, एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है उसमें बैंक के थ्रू, इसके बाद बैंक की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है सर? नहीं, बैंक की पूरी जिम्मेदारी है दीपक जी, लेकिन फिर भी बैंक वाले ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बैंक वाले पेपर में पढ़ रहे हैं कि 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक काम करो, 2-4 करोड़ हम ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बिल्डर और ये बैंक जो बैंकर का नेक्सस है। बैंक मैनेजर मिला हुआ है, पैसा मिल रहा है उसको। अब बैंक मैनेजर सोच रहा है यार एक काम करो, रिटायर होना है, अपना बढ़िया 5 करोड़ मिल रहा है, अपना पकड़ लो। और उसको पता है भारत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन सड़ा हुआ है, यहाँ सजा होती नहीं है, और होगी भी तो कोई इधर उधर प्यादों को हो जाएगी, बड़े लोगों को तो होती नहीं है। सर इस केस में 22 पहले के केस हैं, 6-7 अब खुलेंगे। अश्विनी जी, इस केस में मैं बोल 22 पहले के केसेस हैं, 6-7 अब नहीं खुलेंगे। मुझे बताइए, कोई बैंक इसमें पार्टी बन के उसका मैनेजर, कोई अधिकारी जेल जाएगा या नहीं जाएगा सर? अभी तक तो मेरी जानकारी में अभी तक कोई गया नहीं है। अभी जो करंट वाला केस चल रहा है उसमें मैं पार्टी हूं,
हाँ। लेकिन अभी सीबीआई जांच चल रही है, अभी देखते हैं उसमें कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोगों को क्या होगा, आने वाले टाइम में दिखाएगा। जो जेपी वाला केस चल रहा है उसमें बहुत बहुत सीधा सीधा नेक्सस है, और ये जो बड़े नेक्सस होते हैं ये बिना पॉलिटिकल नेक्सस के नहीं होते, सच्चाई तो आपको बताऊं। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है अश्विनी जी कि 2-4 बिल्डर को पकड़ के आपने चलिए उन पे जुर्माना लगा दिया, बिल्डिंग गिरा दी, जेल डाल दिया, बैंक का आदमी कहां है सर, कौन सा जेल में गया है? या उसके पीछे जो पॉलिटिशियन खड़ा है वो जेल गया नहीं गया, उसके घर में रेड पड़ी या नहीं पड़ी, ऐसा क्यों नहीं होता है सर? ये बिल्डर को ही सब घूम फिर के दिखा के बदमाश बता देते हैं, असली जो पीछे चेहरे हैं वो तो सब निकल लिए। वही नहीं हो यही रहा है। पैसा किसका लगा है सबको पता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा पीछे से किसका लगा हुआ है वो तो दिखते ही नहीं है। हमको तो नीचे कुछ प्यादे दिख जाते हैं, 2-4 उनके जीएम दिख जाते हैं, एक आध बैंक का जो है वो अकाउंटेंट दिख जाएगा, बाकी जो पीछे लोग हैं कहते नहीं बड़ी मछली, वो बड़ी मछली सामने आती नहीं है, बड़ी मछली कार्रवाई होती नहीं है। और कार्रवाई हो भी गई तो फर्क क्या पड़ता है? अगर एक जगह 50 करोड़ का लॉस हो गया और अगली जगह फिर 500 करोड़ कमा लिया तो 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो हो ही चुका है। तो अल्टीमेटली मैं आपको दीपक जी ये कहना चाह रहा हूं, जब तक भारत का जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा, कानून स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे और ऐसे मुकदमों में 6 महीने साल भर के अंदर डिसाइड करके सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। राइट सर, ऑलराइट सर, सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, वक्त की कमी है। आशुतोष जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जैन रिपोर्ट के बेस पे जो डायरेक्शन आज दिया है, वो बेसिकली एफआईआर करने के लिए डायरेक्शन दिया है सीबीआई को कि आप बैंक को इसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसमें से बिल्डर का डिफॉल्ट नहीं है जो दिखाया जा रहा है, इसमें बैंक का भी रोल है। और आप देख सकते हैं कि उसमें जो कुछ बैंक्स के नाम तक दिए गए हैं जिसके ऊपर जो एफआईआर करके जो है इमीडिएटली कार्रवाई करने का जो है डायरेक्शन दिया गया है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है। और ऐसे मामलों में कितने सारे बैंक ऑफिशियल्स जो हमने देखे हैं पास्ट में भी, चाहे वो साइबर रिलेटेड क्राइम हो, चाहे इस तरीके के क्राइम्स हो, जहां पर एफआईआर हुआ है उनको अरेस्ट भी किया गया है और उसमें ट्रायल चल रहा है। और ऐसा नहीं है हमारे पास इंस्ट्रिंजेंट जो है कानून नहीं है। हमारे पास जो अभी बीएनएस में भी अगर आप देखें तो सेक्शन 318 है, सेक्शन 336 है जो फॉर्जरी और चीटिंग के लिए 7-7 साल तक का जो है उसमें पनिशमेंट का जो है प्रावधान है। और उसके अंडर में जो है एफआईआर सीबीआई कर रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है अब तक 28 एफआईआर हो चुके हैं जिसमें बैंक को भी इंक्लूड किया गया है, बैंक के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। 22 पहले से है, मैं वही बता रहा हूं, 6 को अब किया है तो टोटल 28 हो गए। ठीक है सर, इतने एफआईआर किए गए हैं तो ऐसा नहीं है वो नहीं, चलिए बिल्कुल नजर में आया। देखिए एब्सोल्युटली, देखिए बात ये नहीं है कि सबवेंशन स्कीम पहले थी अब है या नहीं है, बात ये है कि जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उन पर हमारा जो रिएक्शन है, जो जुडिशरी का है, जो हमारे कानून, वो कितना स्ट्रांग है ताकि वो एक नज़ीर बन सके, यही है। और इसीलिए आज हमने ये चर्चा की थी। बातचीत तो आपसे और करनी थी लेकिन समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े। राम रेड्डी सर का हम विशेष रूप से धन्यवाद अदा करेंगे, बड़े अच्छे पद पर हैं और कड़वे सवाल लोगों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम रेड्डी जी, आपका स्पेशल थैंक्स कि आप आते हैं, कम से कम सुन के जवाब देते हैं। वी अप्रिशिएट दिस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।